फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर है हमारा ये। और यूनिट कौन सी है हमारी? यूनिट सेकेंड यूनिट है हमारी। सेकेंड यूनिट कौन सी है? वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पानी को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे इस यूनिट के अंदर। पहली यूनिट में हमने क्या देखा था? पहली यूनिट में हमने देखा कि पानी की जो है डिमांड कितनी है किसी सिटी के अंदर। हमको क्या है एक्चुअल में कोई भी हमारी सिटी है या कोई गांव है, वहां पर हमें क्या है वाटर सप्लाई स्कीम को एग्जीक्यूट करना है। तो वहां पर पहला जो हमारा क्राइटेरिया था वो क्या था? वहां की पॉपुलेशन पता चले कितनी है पॉपुलेशन, और फिर उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना पानी चाहिए। तो ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, वो तो हम कर चुके लास्ट यूनिट के अंदर। अब इस यूनिट में हम क्या देखेंगे कि जो पानी जो हम लेकर के आएंगे उसको हम कहां तक, जो हमारा रिजर्वायर है वहां तक तो हमने पहुंचा दिया। तो रिजर्वायर से लेकर के और जो भी हमारी जनता है, पब्लिक है, गांव वाले हैं, वहां तक पानी कैसे पहुंचे, तो किस तरह से पहुंचता है पानी, आइडिया देखते हैं अपन मोटा मोटा। भाई ये हमने टंकी बना दी पानी की, ठीक है ना। यहां तक हम पानी लेकर के आए हैं। पानी कैसे लेके आए यहां तक? कैसे भी ला सकते हो आप, या तो आप नहर के द्वारा लेकर के आओगे फिल्टर करने के बाद में। यहां पर जो पानी पहुंचेगा बिल्कुल स्वच्छ पहुंचेगा, पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर पहुंचेगा यहाँ पे। या फिर आप किसी ट्यूबवेल के द्वारा लेके आ सकते हो। पानी यहां पर पहुंचने के बाद में फिर आप इस पानी को क्या है आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब ऐसे थोड़ी कि बस यहां से पाइप निकाल दिया अपने आप जाता रहेगा, नहीं। उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर नेटवर्क बनाते हैं, एक लेआउट होता है। तो किस तरह से बनाते हैं नेटवर्क वो अपन देखेंगे इस यूनिट के अंदर। जैसे मान लो कोई हो सकता है कोई मोहल्ला बिल्कुल वेल प्लान्ड है, मतलब यूआईटी कॉलोनी बनी हुई है, इस तरह से घर है, तो हम यहाँ पर पाइपलाइन को किस तरह से बिछाएंगे, ठीक है। पहली चीज, कौन कौन से पाइप यहां पर हम यूज करेंगे? भाई कोई तो यूज कर रहा है एसी पाइप का, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप का, मतलब जो किसके होते हैं सीमेंट के पाइप बोलते हैं ना जनरली लोकल लैंग्वेज, सीमेंट के पाइप, सीमेंट के नहीं होते वो, एस्बेस्टॉस सीमेंट के होते हैं पाइप। और कुछ प्लास्टिक के पाइप बोलते हैं हम, वो क्या होते हैं पीवीसी पाइप होते हैं हमारे, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। कुछ होते हैं हमारे लोहे के पाइप बोलते हैं हम, लोहा प्रॉपर लोहा नहीं होता, वो होता हमारा कास्ट आयरन पाइप हुआ, स्टील पाइप हुआ, ह्यूम स्टील पाइप हुआ, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हुआ, कॉपर पाइप हुआ। ये सारे जो है हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप्स, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे कितने प्रकार के पाइप्स होते हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनेंसेस हम काम में लेते हैं। अपॉर्चुनेंसेस मतलब कौन कौन सी चीजों को हम काम में लेते हैं। तो एक तो भैया क्या क्या काम आएगा हमारे, एक तो हमारे काम आता है पाइप, ठीक। तो सबसे पहले हम डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा क्या काम आता है उस सिस्टम के अंदर, वाल्व। भाई पानी को ये थोड़ी है बस पाइप बना आपने बिछा दिया पानी जाता रहेगा, बीच बीच में आपको कहीं पर वाल्व लगाने पड़ेंगे। पानी केवल इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना, तो वाल्व को खोल दिया, बंद कर दिया। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारे वाल्व होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे आप पाइप को बिछाते हो, मतलब लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कई प्रकार का होता है, तो इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। और फाइनली जाकर के हम किसके बारे में देखेंगे, जो हमारा सर्विस कनेक्शन होता है, मतलब जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, घर होते हैं, वो किस तरह से पानी को इन पाइपों से लेते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोसीजर भी हम देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे इस यूनिट के अंदर। तो कुल मिलाकर के जो हमारी थीम चल रही थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को ईजी बनाने की, तो हम उसी पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या, सबसे पहले तो हमने केवल क्या पढ़ा, वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कितना पानी चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं, उस पानी को हमने यहां तक पहुंचा दिया, फिर हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो 2 यूनिट तो हमारी हो गई है। फिर थर्ड यूनिट में हम क्या देखेंगे कि यहां पर जो पानी आ रहा है ना, जहां से भी आ रहा है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है और उनको कैसे प्योर किया जाए पानी को। तो थर्ड यूनिट तो हमारी क्या रहेगी, वाटर क्वालिटी से लेकर के, फिर हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर क्वालिटी रहेगी। फोर्थ क्या रहेगी, जो वाटर की क्वालिटी है, मान लो वाटर में एक्सेस में फ्लोराइड है तो कैसे रिमूव करेंगे, क्लोराइड ज्यादा तो रिमूव कर, उन सब चीजों को रिमूव करने की टेक्निक हम देखेंगे इसमें। वाटर ट्रीटमेंट वो रहेगी फोर्थ यूनिट। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं इसके अंदर क्या, डायरेक्टली लिखेंगे हम इसमें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप कॉमा वॉल कॉमा फायर हाइड्रेंट कॉमा मैन होल कॉमा
वॉल चैम्बर आदि की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा टाइप ऑफ पाइप के बारे में। और पाइप में भी सबसे पहले कास्ट आयरन पाइप, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, CI पाइप। तो हम पाइप की बात करते हैं। पहली चीज, हमारे कई प्रकार के पाइप होते हैं, 8-9 प्रकार के पाइप होते हैं, 9 क्या और भी प्रकार के होते हैं, हम 9 प्रकार के पाइप पढ़ेंगे। जैसे कास्ट आयरन पाइप हुआ, स्टील पाइप हुआ, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हुआ 3, और ह्यूम स्टील पाइप हुआ 4, कॉपर पाइप हुआ 5, RCC पाइप हुआ 6, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप हुआ 7, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप हुआ 8, और विट्रीफाइड क्ले पाइप हुआ 9। तो 9 प्रकार के हमारे पाइप हो गए। इन 9 प्रकार के पाइप में से क्वेश्चन क्या बनता है? पहली चीज, मैं सबकी आपको मेरिट्स डिमेरिट्स बताऊंगा, इनके क्या फायदे क्या नुकसान है, तो उन्हीं पर ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट आयरन पाइप की। तो कास्ट आयरन मेटल अपने आप में ऐसा मेटल होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब जंग रोधी होता है, उस पर जंग नहीं लगती है। स्ट्रॉन्ग तो होता ही है ये, ठीक है, और हाईली ड्यूरेबल होता है। जब उस पर जंग नहीं लगेगी तो वो रस्टिंग नहीं होगी, झड़ेगा नहीं, झड़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज पर जंग लग गई तो लाइफ घट गई, तो इसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। जितने प्रकार के पाइप होते हैं उनमें सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है? हमारी इसी पाइप की। 100 ईयर्स, अप टू 100 ईयर्स तक ये रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ये पाइप थोड़े से बल्की होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टील पाइप की तुलना में, देखो स्टील की बात करते हैं, स्टील इज अ पार्ट ऑफ आयरन, आयरन के ही सब कुछ चीजें, देखो रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, ठीक है ना, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, सारी चीजें एक ही परिवार की है। बस किसी के अंदर निकल क्रोमियम को थोड़ा घटा बढ़ा दिया, कार्बन कंटेंट घटा बढ़ा दिया, बस वही चीजें क्या है, बदलती चलेगी। उनकी प्रॉपर्टी है ये क्या, इनमें मैक्सिमम जो पार्ट रहता है वो आयरन का ही होता है, Fe का ही होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा ये पाइप होता है कास्ट आयरन पाइप, ये एक तो क्या है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंट इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। ये जो प्रेशर है 700 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही झेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं झेलते हैं। प्रेशर कौन सा, आप देखो 2 प्रकार के हैं, एक तो मैं कहूं प्रेशर, एक मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल लोड, दोनों चीजें अलग हैं। पाइप को कहां पर बिछाओगे भाई, पाइप को बिछाएंगे जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे हमने पाइप को बिछा दिया, उस पाइप के अंदर पानी जा रहा है, पानी जो है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होगा, तो वो प्रेशर क्या करेगा, पाइप को फाड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वो जो प्रेशर होता है वो तो हमारा इंटरनल प्रेशर, ठीक, वो या अपन उसको सिंपल वे में प्रेशर कह सकते हैं। और उस पाइप जो है जमीन में दबा हुआ है, उस पाइप के ऊपर मिट्टी भी तो डली हुई है भाई, तो मिट्टी डली हुई है तो मिट्टी का लोड वो तो बहुत कम होगा, लेकिन मिट्टी के ऊपर हो सकता है सड़क हो, और सड़क है तो ट्रैफिक होगा, तो उन व्हीकल्स का लोड उस पाइप पर पड़ रहा है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जितना भी पहुंच रहा है उस पाइप तक तो पड़ तो रहा ही है। तो भाई एक तो हो गया एक्सटर्नल लोड, एक हो गया इंटरनल प्रेशर। तो एक्सटर्नल लोड को तो ये झेल लेते हैं, लेकिन इंटर प्रेशर को इतना ज्यादा नहीं झेल पाते हैं। एक्सटर्नल लोड को तो झेल लेते हैं, लेकिन इंटर प्रेशर को इतना ज्यादा नहीं झेल, 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक का ये झेल सकते हैं। तो ये हमारी कास्ट आयरन की कुछ बातें थी। थोड़ा हैवी होता है वेट में, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा कठिन होता है। अब अगर हम बात इसको किस मेथड के द्वारा जोड़ते हैं, जोड़ने की जॉइनिंग की बात आती है, कैसे भाई, ये थोड़ी पाइप एक कास्ट आयरन पाइप बना दे 7 किलोमीटर का, नहीं, एक पाइप है ये रहा, ये दूसरा पाइप है, दोनों कैसे जोड़ेंगे, तो कई सारे मेथड होते हैं। जैसे एक उनमें से अगर मैं एक मेथड आपको बोलूं तो वो कौन सा मेथड है हमारा, वो होता है स्पिगट सॉकेट जॉइंट। देखो एक पाइप जो है वो आपने देखा भी होगा कि जो हमारे घर होते हैं उसमें भी होता है ऐसा पाइप, जो हमारे प्लास्टिक के पाइप आपने देखे हैं, उन प्लास्टिक के पाइप में क्या होता है, एक जो उसका सिरा होता है थोड़ा सा वाइड रहता है, खुला हुआ, उसका डायमीटर कांस्टेंट है, यहां एंड में जाके थोड़ा सा खुला रहता है। ऐसे दूसरा पाइप, तो दूसरे पाइप को हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है।
तो इस ढक्कन का ये वाला जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा वाइड है, तो इसका पिछला हिस्सा इसके अंदर एंटर कर गया, ये जुड़ गया। ऐसे ही क्या होता है हमारा ये, तो ये होता है हमारा सॉकेट, ये है स्पिगट, तो स्पिगट सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। मोस्टली तो इस पाइप को स्पिगट सॉकेट जॉइंट के द्वारा जोड़ते हैं, लेकिन इस पाइप को अपन जोड़ सकते हैं अदर जॉइंट्स के द्वारा भी। जैसे कौन कौन से जॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा इसके अंदर कौन सा, फ्लैंज जॉइंट होता है। ये अपना कास्ट आयरन था, इसकी ये फ्लैंज है, ठीक। फ्लैंज का मतलब एक तरह से उसका ढक्कन टाइप का रहता है जो उसके चारों तरफ निकला हुआ होता है। दूसरा पाइप था उसका फ्लैंज ये है, और इन दोनों पाइप को हमने ऐसे बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया। जैसे ये पाइप था, पाइप की यहाँ पर हमने एक प्लेट लगा दी एंड पे, यहाँ पर प्लेट लगा दी, ऐसे ही दूसरे पाइप में भी दोनों तरफ प्लेट लगी हुई है, तो उन दोनों प्लेट को हम यूँ जोड़ करके उसके अंदर बोल्ट से कस देते हैं। ये होता है हमारा कौन सा पाइप, इसको अपन कौन सा पाइप बोलते हैं। ये अपना जो जॉइंट था वो है फ्लैंज्ड जॉइंट, इसमें फ्लैंज को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ऐसे काफ़ी प्रकार के जॉइंट होते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे काम का होता है एक हैम्प या यार्न जॉइंट होता है हमारा। इसमें जो मोस्टली यूज लिया जाता है वो लिया जाता है स्पिगट सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे कास्ट आयरन पाइप की कुछ बातें थी जिनको मैं लिख देता हूँ, फिर हम स्टील पाइप की बातें करेंगे। तो पहले मैं कास्ट आयरन पाइप की बात लिखता हूँ, ऐसे इनकी जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उनको मैं पॉइंट्स के रूप में लिखूंगा। ये पाइप स्ट्रॉन्ग व ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का ब्रैकेट में लिख देता हूं अप टू 100 ईयर होते हैं। ये पाइप कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, और क्या होता है, ये पाइप 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक इंटरनल प्रेशर बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पाइप स्टील पाइप की तुलना में भारी होते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इन्हें सामान्यतः स्पिगट, ये जी लिख रहा है भाई, स्पिगट सॉकेट जॉइंट द्वारा जोड़ा जाता है। तो सारी बातें किससे रिलेटेड थी, हमारे कास्ट आयरन पाइप से। ऐसे ही अब हम किसके बारे में देखते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे स्टील पाइप के बारे में। तो आप इसको उतारिए, मैं इसे मिटाता हूं। सेकेंड है हमारा स्टील पाइप। कास्ट आयरन से तुलना करो तो स्टील कास्ट आयरन की तुलना में क्या है, स्ट्रांग होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये पाइप हल्के भी होते हैं, एक पॉइंट तो हम ये लिख लेते हैं, ये पाइप कास्ट आयरन पाइप की तुलना में स्ट्रॉन्ग व हल्के होते हैं, पहला पॉइंट। अब देखो, ये कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होते, जंगरोधी नहीं होते। ये पाइप क्या है, कोरोजन से रस्ट हो जाते हैं, इजीली रस्ट हो जाते हैं। रस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रस्ट का मतलब होता है इजीली झड़ जाना।
तो ये पाइप जो होते हैं हमारे इजीली झड़ जाते हैं। ये पाइप इजीली रस्ट हो जाते हैं, नॉट कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होते, सस्ते भी होते हैं। चलो इस पॉइंट को मैं यहीं पर लिख देता हूं, हल्के अलग अलग पॉइंट लिखने से कोई मतलब नहीं है, 10 पॉइंट बना दे की चीज़ की हमको कोई निबंध नहीं लिखना, हमको याद रखनी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि इनकी कमी क्या थी भाई, इंटरनल प्रेशर को तो बहुत कैरी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन पाइप, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर को ये बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर को इतना ज़्यादा बियर नहीं कर पाते। तो इन पाइप को अपन कहाँ पर यूज़ करते हैं सामान्यतः, इन पाइप को अपन यूज़ करते हैं जहाँ पर भाई देखो स्टील पाइप जैसे हमारे ग्लास होते हैं जिनमें पानी पीते हैं हम, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, तो भाई उन पाइप का इंटरनल प्रेशर तो बहुत झेल लेंगे वो पानी का प्रेशर, लेकिन जो एक्सटर्नल लोड है ना, एक्सटर्नल लोड किसी कारण होगा हमारे व्हीकल के कारण, सॉइल के कारण, उसको नहीं झेल पाते हैं। ये पाइप क्या होते हैं, कोलैप्स, टूट जाते हैं ये पाइप। तो इनका यूज़ अपन ज़मीन के अंदर कर ही नहीं सकते इतना ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा डेप्थ पर हो जहाँ पर ट्रैफिक का लोड इतना नहीं पहुँच पाए, तो कंडीशन देखी जाएगी। तो इनका यूज़ सामान्य ज़मीन से ऊपर करना है। ज़मीन से ऊपर कहाँ पर करेंगे हम, हमने देखा था डैम से लेकर के हम पंप हाउस तक पानी लेकर के आ रहे थे P1 पाइप से, जब हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में। तो भाई वो जो डैम से लेकर के पंप हाउस तक पानी जा रहा था ना, वो पाइप क्या हम उसको तो ऊपर भी रख सकते हैं ज़मीन के, भाई पाइप वहाँ तक पहुँचाना ही तो है हमको। तो वहाँ पर पंपिंग के लिए हम किन पाइप का यूज़ करते हैं, स्टील पाइप। वो प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है और एक्सटर्नल की जरूरत ही नहीं है हमको, तो वहाँ पर अपन इनका यूज़ करते हैं। तो ये लाइन लिखते हैं हम, ये पाइप इंटरनल प्रेशर अधिक बियर कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लोड को बियर नहीं कर पाते, इसलिए ही अपन इनका यूज सामान्यतः पंपिंग में किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कौन सा, जीआई पाइप। ये भी स्टील के बने होते हैं, लेकिन इन पाइप के अंदर क्या होता है, इन पाइप में हम क्या करते हैं, कुछ जिंक को, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं स्टील के ऊपर। तो जिंक की लेयर चढ़ाने से क्या है, वो जो स्टील की पाइप हमारी रस्टिंग हो रही थी, कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं थे, ये क्या हो जाते हैं, हमारे कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। साथ में ये एल्कली को भी झेल लेते हैं और ये एसिड को भी झेल लेते हैं। वो जो पाइप थे भाई, आप जब पाइप को किसमें डालोगे, सॉइल में आप डालोगे नीचे जमीन के अंदर, तो सॉइल में भी तो कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उसके पास एल्कली क्षार होगा, अम्ल होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उनसे भी क्या है, कोरोजन हो जाता है। सल्फर अटैक हो गया, ठीक है ना, तो उनसे भी कोरोजन हो जाता है। ये पाइप जो इसके पास तीनों प्रॉपर्टी है, ये पाइप हमारे क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट तो होते ही होते हैं, साथ में ये एल्कली रेजिस्टेंट भी होते हैं, क्षार रोधी और ये अम्ल रोधी भी होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इनके पास, तो इनका यूज क्यों नहीं किया जाता हर जगह, लेकिन इनका यूज अपन हर जगह नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूशन में इनका यूज नहीं किया जाता, लेकिन सामान्यतः इनका यूज घरों में तो करते हैं। आपने जो देखे होंगे ना पुराने घरों में जो पाइप डलते हैं लोहे के, जिनको पाइप हम बोलते हैं, वो आपने देखो सिल्वर कलर के से पाइप होते हैं वो लोहे के, ठीक है, वो वैसी टैप भी मिलती है अपन को, ठूटियां। तो वो जो पाइप थे सारे सारे हमारे कौन से थे, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उन्हीं को बोलते हैं अपन गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इनका यूज सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पाइप काफी कॉस्टली होते हैं। क्लियर है? तो घरों में क्यों करते हैं, अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन में तो सरकार करेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप तो सरकार डालेगी ना, और घरों में तो इंडिविजुअल लगा रहा है अपने, वो अपने घर में चाहे कुछ भी लगाए, चाहे वो सोने का पाइप लगाए,
क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए जो है इनका यूज सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया जाता है, हाउस कनेक्शंस में अपन इसका यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के बारे में लिखते हैं। इन पाइप को आयरन पाइप पर जिंक का लेप करके बनाया जाता है। पहली बात, ये पाइप क्या होते हैं अपने? कोरोजन रेजिस्टेंट कॉमा एसिड रेजिस्टेंट कॉमा एल्कली रेजिस्टेंट होते हैं। सारी प्रॉपर्टी होती है इनमें। कॉस्टली होने के कारण इनका यूज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया जाता है। तो इनका यूज कहाँ करते हैं? इनका यूज सामान्यतः हाउस प्लम्बिंग सिस्टम में किया जाता है। क्लियर है भाई? तो ये हमारा कौन सा था? ये था हमारा थर्ड, वो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। इसको शॉर्ट में अपन GI पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट अपन कौन सा देखते हैं? इसके बाद में आता हमारा कॉपर पाइप। तो कॉपर पाइप वो भी हमारा कुछ इस तरह का मेटेलिक पाइप होता है, मेटल का बना हुआ पाइप होता है। उस पाइप के पास क्या प्रॉपर्टी रहती है? कॉपर पाइप के पास, कॉपर पाइप में ये प्रॉपर्टी तो होती ही है। वो पाइप क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, एसिड रेजिस्टेंट होता है, एल्कली रेजिस्टेंट भी होता है, लेकिन साथ में वो हमारा थर्मल रेजिस्टेंट भी होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंट होने से क्या फायदा हुआ? थर्मल रेजिस्टेंट होने से यह फायदा हुआ कि वो जो पाइप है उसका यूज हम कहां पर कर सकते हैं? हॉट वाटर सप्लाई में कर सकते हैं। हॉट वाटर सप्लाई में आप कहां पर, अब हॉट वाटर सप्लाई कहां पर होगी? कहीं पर अपन पानी अगर भेजेंगे तो जनता को तो हम क्या नॉर्मल पानी ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हॉट वाटर की सप्लाई कहां पर होती है? घरों में होती है, और घरों में ही अपन इसका यूज करते हैं। गीजर के पास जो आपने देखा होगा ना, वो पाइप कौन सा होता है? कॉपर पाइप होता है। जो ज्यादा गर्म पानी हुआ ना तो वो एक्सपेंड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, श्रिंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, वो सारी हॉट को टेम्परेचर को झेल लेगा। तो ये उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उसका यूज भी, उसके पास तो 4 प्रॉपर्टी हो गई, कोरोजन रेजिस्टेंट, एल्कली रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट और थर्मल रेजिस्टेंट। उसके बावजूद उसका यूज अपन वहां पर नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? क्योंकि भाई वो जो पाइप होता है ना हमारा, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए अपन उसका यूज नहीं करते। कॉपर के पाइप बिछा दिए, पता चला कल को लाइन ही गायब हो गई। पब्लिक ने क्या किया? उस कॉपर की लाइन को निकाल करके बेच दिया। तो यही चीज होती है भाई। कॉपर के तो वही नहीं छोड़ते, ये जो हमारे बिजली के तार लगे रहते हैं उनमें जो कॉपर बाइंडिंग वगैरह रहते हैं, उन्हीं को नहीं छोड़ती पब्लिक। तो देखो भाई, फोर्थ में लिखता हूँ, इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ फोर्थ को। फोर्थ हमारा कौन सा है? आप ये सेकंड थर्ड तो उतार ही दिया होगा। फोर्थ है हमारा कॉपर पाइप। तो कॉपर पाइप एल्कली रेजिस्टेंट व थर्मल रेजिस्टेंट भी होते हैं। कॉस्टली होने के कारण का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। इनका यूज सामान्यतः हाउस प्लम्बिंग सिस्टम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हॉट वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? थर्ड जो था हमारा वो है ये। तो ये है, ये पाइप कोरोजन रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, एल्कली रेजिस्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंट, चारों होते हैं। कॉस्टली होने के कारण का यूज अपन करें। तो फोर्थ भी आप लिख लेंगे। फोर्थ के बाद फिर मैं फिफ्थ लिखता हूं आपको, ह्यूम स्टील पाइप।
ये हमारा कौन सा फिफ्थ है हमारा, ह्यूम स्टील पाइप। ये कौन से पाइप होते हैं? देखो स्टील का पाइप होता है हमारा, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने क्या किया, सीमेंट मोर्टार का 1:2 सीमेंट मोर्टार, 1:2 सीमेंट मोर्टार का हमने लेप कर दिया। और लेप कैसे करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा। वो क्या होता है भाई, पाइप एरा हमारा, उस पाइप के अंदर हम इस तरह से एक ड्रिल टाइप की संरचना डालते हैं, जिसके अंदर क्या है, सीमेंट मोटर का पेस्ट आता है, पेस्ट रहता है पतला सा, और ऊपर से क्या है, वो मोटर घूमती रहती है। तो वो क्या करती है, उसके चारों तरफ अंदर अंदर जो है चारों तरफ उसके लेप कर देती है, किसका, सीमेंट मोटर का। अब अंदर और बाहर लेप करने से क्या हो गया, जो हमारे स्टील पाइप थे उसके अंदर एक कमी थी, क्या कि वो हमारे कॉरोजन रेजिस्टेंट नहीं थे, वो रस्ट हो जाते थे, झड़ जाते थे इजीली, तो उनकी लाइफ क्या है, कम हो जाती थी। तो उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सीमेंट मोर्टार का लेप लगा दिया अंदर और बाहर। तो बाहर की जो कोटिंग है वो तो बचा रही है उस पाइप को, किस चीज से, सॉइल से। सॉइल में सल्फर अटैक होगा, एल्कली अटैक होगा, एसिड अटैक होगा, उससे बचा रही है। और अंदर की जो लेयर है वो पानी के द्वारा जो हमारा कोरोजन होता है उससे बचा रही है। तो कुल मिला के उन पाइप की लाइफ हमारी बढ़ जाती है। उसके पास दोनों प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और जाती है, कंक्रीट, मतलब उसके अंदर क्या है, अगर आप कंक्रीटिंग करते हो तो कंप्रेसिव लोड को भी वो ज्यादा झेल पाता है। तो ये पाइप होते हैं हमारे ह्यूम स्टील पाइप। इसको कैसे बनाते हैं, इन पाइप को बनाने के लिए स्टील पाइप के अंदर व बाहर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस द्वारा 1:2 सीमेंट मोर्टार का लेप किया जाता है। सीमेंट मोर्टार का लेप करने से ये पाइप कोरोजन एल्कली व एसिड रेजिस्टेंट बनते हैं। तो ये अपने कौन से पाइप थे, ह्यूम स्टील पाइप। क्या क्वालिटी थी, ये क्वालिटी इनकी इंक्रीज हो सकती, तो ये इजीली कोरोड नहीं होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कौन सा, आरसीसी पाइप, मतलब रिन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप। कैसे बनते होंगे तो क्लियर होगा आपको। आरसीसी के बनते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट में, हम किसको एम्बेडेड कर देते हैं, स्टील को रिन्फोर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे आरसीसी पाइप होते हैं। आरसीसी पाइप जो होते हैं हमारे, अब ये क्या है, अगर हमारा ड्रिंकिंग वाटर है ना पोर्टेबल, तब तो झेल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो उस पानी को आराम से वो उसके अंदर कोरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर पोर्टेबल वाटर नहीं है, पानी में अगर कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर वो क्या है, सल्फर अटैक हो जाता है उसमें, तो क्योंकि वो कंक्रीट का बना हुआ है। और बाहर से भी सल्फर अटैक हो सकता है, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, हमारे सॉइल है, तो सल्फर अटैक हो जाता है। सल्फर अटैक आप जानते ही हो, अगर सल्फर मौजूद है कंक्रीट के आसपास में, तो सल्फर बैक्टीरिया अपने कंक्रीट के अंदर जाएंगे और उसकी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब क्या है, हमारा पाइप क्रैक हो जाएगा। तो सल्फर रेजिस्टेंट नहीं होते ये पाइप, एक तो इनकी ये कमी है। दूसरी कमी क्या है, भारी होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है इसका, हैवी है, दूसरी कमी। तीसरी कमी क्या है, एक्सटर्नल लोड तो बहुत झेल लेंगे ये, लेकिन इंटरनल प्रेशर 750 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक का झेल सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 75 साल तक ये अपने स्टेबल होते हैं। तो ये कुछ अपनी इनकी होती है, लेकिन इनका जनरली यूज अपन इसमें नहीं करते वाटर सप्लाई के अंदर, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई बिल्कुल प्योरली पोर्टेबल वाटर तो मिलता नहीं है अपन को। तो इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज सामान्यतः कहाँ पर करते हैं अपन, जो हमारे सीवेज वगैरह होते हैं ना, सीवेज के लिए सीवर्स होते हैं, सीवेज के लिए सीवर्स में करेंगे अपन, कलवर्ट में करेंगे, नालों में करेंगे, वहां पर अपन इसका यूज सामान्यतः करते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं अपन, ये पाइप स्ट्रॉन्ग
व ड्यूरेबल अप टू 75 ईयर्स होते हैं। ये एक्सटर्नल लोड को अधिक बियर कर पाते हैं, लेकिन इंटरनल प्रेशर 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक बियर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट भाई, ये पाइप काफ़ी हैवी होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होता है और इजी भी नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होता, ये लिख लेते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होता है। और क्या है भाई, ये पाइप सॉइल में मौजूद एल्कली व सल्फर से प्रभावित होते हैं। तो ये सब बातें थी हमारी किसकी, आरसीसी पाइप की। ठीक, अब आरसीसी पाइप इसको उतार लीजिए आप 6th पॉइंट को। आरसीसी पाइप के बाद में हम 7th देखते हैं, कौन सा, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। ये कौन सा पाइप होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसका यूज सामान्यतः कहाँ करते हैं भाई, सीवर लाइन व कलवर्ट में किया जाता है। ये अपनी बातें हो गई इसकी। अब अपन इसके बाद 7th लिखते हैं। 7th कौन सा है हमारा, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। एसी पाइप, तो भाई ये पाइप कैसे बनाते हैं अपन, एसी पाइप जो हमारी सीमेंट है उसमें सिलिका को मिला करके अपन एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप को बनाते हैं। काफ़ी हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है, और ये प्रेशर भी काफ़ी झेल लेते हैं। 350 से लेकर के 1400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक का प्रेशर ये झेल सकते हैं। अपने स्मॉलर साइज में भी मिलते हैं। जो अपन बोलते हैं सीमेंट के पाइप जो आपने देखे होंगे वो यही होते हैं, एसी पाइप, और पहले इन्हीं का यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा। अभी तक जो पाइपलाइन बिछी हुई है मैक्सिमम वो क्या है, यही है। अब तो करंट में जो चल रही है पाइपलाइन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वो चल रही है HDPE पाइप्स, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। ये बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट से मिला करके जो PVC होता है ना, जो प्लास्टिक होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिला करके फिर बनाते हैं HDPE पाइप। ये भी बहुत अच्छे पाइप होते हैं, लेटेस्ट इन्वेंशन है ये। बाकी पहले हम एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप का ही यूज़ करते थे। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, सस्ता है, ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलते हैं ना, वही चीज़ है ये हमारी। क्लियर है क्या नहीं। इनको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं कि पाइप को आराम से यूं, ये पाइप है इसको यूं कर दिया मोड़ दिया, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि किसी कर्व पर अगर हम पाइपलाइन डाल रहे हैं, एक पाइप ये है तो दूसरा जो पाइप है ना थोड़ा टेढ़ा करके लगा सकते हैं हम ऐसे, कितना 12 डिग्री तक। क्लियर है क्या नहीं। मान लो ये हमारे 2 पाइप हैं, तो भाई अगर कास्ट आयरन की पाइप की बात करें तो उसको तो यूं करके जोड़ दिया ना तो बस वो जुड़ गया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते उसको, ऐसे करते क्या है वो जॉइंट से वो टूट जाएगा।
जॉइंट अलग हो जाएगा। लेकिन इन पाइप को आप 12 डिग्री तक मूव कर सकते हो इधर उधर। तो ये है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल ये पाइप नहीं होते, फ्लेक्सिबल इनका जॉइंट होता है। अब इनकी कमी क्या है? कमी इनकी ये कि भाई ब्रिटल होते हैं ये पाइप। ब्रिटल का मतलब क्या है? एक चोट मारी इनमें, पाइप टूट गए, क्रैक हो गए, बस क्रैक होती क्या लीकेज हो जाएगा पानी। तो ये इनकी कमी है। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप के बारे में। ये पाइप सीमेंट में सिलिका मिलाने से बनते हैं। ये पाइप काफ़ी हल्के कौमा सस्ते होते हैं। ये 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 1400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक प्रेशर बियर करते हैं। इनका जॉइंट काफ़ी, एक सेकेंड, ये पाइप जॉइंट्स पर काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। कैन मूव अप टू 12 डिग्री, ये 12 डिग्री तक ये मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और कमी क्या है इसकी? ये पाइप ब्रिटल होते हैं, बस ये इसकी कमी है। इन पाइप को कपलर द्वारा सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स जॉइंट लिख लीजिए, सिंप्लेक्स जॉइंट से जोड़ते हैं। तो ये सारी बातें हमारी किसकी थी? एस्बेस्टोस। ये सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है भाई? ये हमारे एसी पाइप हैं दो, बीच में एक कपलर लिया जाता है ऐसा गोल गोल, उस कपलर को अंदर क्या रिंग लगा देते हैं हम रबर की। उस रबर के रिंग को पहले तो इस पर चढ़ाते हैं, फिर कपलर लगाते हैं, ऐसी रबर रिंग यहाँ पर लगा दी, दोनों को जोड़ करके फिर हम हेम प्यान से इसको बिल्कुल टाइटली फिक्स कर देते हैं। तो ये होता है इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस, को बोलते हैं सिंप्लेक्स जॉइंट। सिंप्लेक्स जॉइंट बनाने के बाद रबर है इन दोनों के बीच में, तो रबर के कारण क्या है 12 डिग्री तक मूव कर सकता है। तो ये होता है हमारा एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। नेक्स्ट देखते हैं हम, 8th है हमारा विट्रीफाइड क्ले पाइप। कुछ नहीं, जो हमारी ग्लेज्ड क्ले होती है ना, ग्लेज्ड मतलब हमारी क्ले एक तो चिकनी मिट्टी है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सोडियम डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl डालने से क्या हो जाता है, उसके अंदर ग्लेजिंग हो जाता है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, जैसी हमारी टाइल्स होती हैं, ठीक है ना। तो वही ग्लेज्ड क्ले की बनते हैं ये पाइप। तो ग्लेज्ड क्ले के आपने पाइप बना दिए, लेकिन अब आपको मालूम है टाइल्स गोल गोल आप बना दोगे तो वो एक्सटर्नल लोड को बियर कर पाएंगे क्या? इंटरनल प्रेशर को बियर कर पाएंगे? नहीं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर को बियर नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो इनका यूज़ केवल केवल कहाँ पर करते हैं अपन? सीवर्स में करते हैं इनका यूज़, वहाँ पर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो विट्रीफाइड क्ले पाइप अपने ये होते हैं। ये पाइप ग्लेज्ड क्ले के बनते हैं, ग्लेज्ड क्ले के बनते हैं। ये पाइप वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना, इसलिए इनका यूज़
सामान्यतः सीवर में किया जाता है। ये हो गया अपने विट्रिफाइड प्लेट। लास्ट जो पाइप आता है हमारा 9th, वो कौन सा आता है? वो आता है हमारा पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, या अपन देसी भाषा में कहें तो प्लास्टिक के पाइप, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूं पहले, फिर लिखता हूं मैं 9th। आप इसको उतार लेंगे। नाइन्थ हमारा आता है जी पीवीसी पाइप। पीवीसी का मतलब क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। तो ये पाइप आप जानते ही हो, पीवीसी पाइप। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने पाइप होते हैं। इनका यूज सामान्यतः कहाँ पर करते हैं? अपन घरों में करते हैं। आपने देखा होगा घरों में अपन किस में करते हैं? जो अपना सीवेज सिस्टम होता है घर का, उसमें करते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं। ये काफ़ी चीप व हल्के होते हैं, जिनका यूज़ घरों में किया जाता है। तो ये तभी अपने पाइप। तो पाइप के बारे में तो बातें खत्म हो चुकी हैं। ये अपने सारे प्रकार के पाइप थे। इन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमारे पॉइंट्स यही थे। कंपैरिजन के रूप में हमने इनको याद कर लिया है। अब हम सेकंड जो हमारी चीज़ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो क्या आती है हमारी? वो आती है वॉल्व। तो वॉल्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसको उतारता हूँ, आप इसको मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे उतारेंगे, मैं इसे मिटाता हूँ। अब अपन मेन हेडिंग डालेंगे क्या? टाइप ऑफ वॉल्व। वॉल्व क्या होता है भाई? वॉल्व हमारी वो संरचना होती है जिसका यूज अपन बीच बीच में क्या करते हैं? पाइप में लगाते हैं अपन वॉल्व को, पानी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसमें से एयर बाहर निकालने के लिए, उसका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, और पानी को वापस भेजने के लिए। तो पानी के साथ हमको जो भी मॉनिटरिंग करनी है उसके लिए अपन वाल्व का यूज करते हैं। क्लियर है क्या नहीं? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पानी की मॉनिटरिंग के लिए वाल्व का यूज किया जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे, वो देखते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है गेट वाल्व, स्लूस वाल्व या कट ऑफ वाल्व। तीनों का मतलब एक ही है। तो पहले तो मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। यह है अपना इनटेक रिजर्वायर। यहां से हमारा पाइप गया ये क्या है? सर्विस रिजर्वायर। ठीक। तो देखो भाई, ये हमारा इनटेक रिजर्वायर है, ये सर्विस रिजर्वायर है। यहां से पानी यहां पर जा रहा है, तो हम पाइप को इस तरह से ही डालते हैं ताकि मोमेंटम बना रहे पानी का, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा सबसे निचला जो पॉइंट होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? डाउन मोस्ट पॉइंट। ठीक। पहले मैं स्टार्ट ऐसे नहीं करता, इसे
अब देखो भाई, ये हमारा पानी यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो पानी जब यहाँ से इस तरह से जा रहा है ना, तो ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये हमारा कौन सा है? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको अपन समिट पॉइंट बोलेंगे। ये है हमारा समिट पॉइंट, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट, ये सबसे निचला पॉइंट है हमारा, इसको बोलेंगे अपन वैली पॉइंट, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक। यहां से पानी यहां पर गया तो समिट पॉइंट पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस होता चला जाता है। और एक फ्लूइड मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, समिट साइफन पढ़ा था हमने, तो ऊपर जाओगे आप तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो एक पॉइंट पर क्या हो जाता है? हमारा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर 2 पॉइंट मीटर से अगर कम हो जाता है प्रेशर, तो हमारा वैक्यूम प्रेशर बन जाएगा। वैक्यूम बनते ही दिक्कत है, वैक्यूम बनते ही क्या, वो कॉलेप्स होने का खतरा होता है उसके अंदर, ठीक है ना। पाइप हमारा क्या होता है? कॉलेप्स होता है। अब बात करते हैं हम इसकी समिट पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक वाल्व को लगाते हैं। उस वाल्व को क्या बोलते हैं हम? ये जो वाल्व है इसी को अपन क्या बोलते हैं? गेट वाल्व, ठीक। गेट वाल्व है हमारा। तो गेट वाल्व क्या होता है? इसको यहां पर ही क्यों लगाते हैं? गेट वाल्व कुछ नहीं करता, पानी आ रहा है ना, मेरे को आगे पानी रोकना है, तो गेट वाल्व को बंद कर दिया। जैसे अपनी टैप होती है ना, आपने घुमा दी, पानी बंद हो जाता है, उल्टा खोल दिया, पानी निकल जाता है। सेम चीज गेट वाल्व का। तो गेट वाल्व क्या, आपने खोल दिया पूरा, पानी आगे चला जाएगा, बंद कर दिया, पानी नहीं जाएगा। कम चाहिए तो कम खोला है, ज्यादा चाहिए ज्यादा खोल दिया, इतना समझ। पानी को कंट्रोल रेगुलेट करना। ऊपर क्यों लगाया इसको, यहां क्यों नहीं लगा दे नीचे? ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि वो ऊपर क्या है, प्रेशर कम हो रहा है, तो आपको खोलने में क्या होगी? आसानी होगी। तो आपको बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल का गेट वाल्व लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई कम स्ट्रेंथ वाले मेटल का यूज करके भी गेट वाल्व को बना सकते हो, इसलिए बस, और इसका और कोई रीजन नहीं है। पहली चीज हमारी हो गई गेट वाल्व। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, वो हमारा क्या आता है? एयर वाल्व आते हैं। तो एयर वाल्व कौन से होते हैं? गेट वाल्व के आगे और पीछे, जो मैंने रेड दिखा रखा है, दोनों तरफ हम वाल्व लगाते हैं, इनको बोलते हैं एयर वाल्व। एक तो लगाते हैं गेट वाल्व के जस्ट पीछे, एक लगाते हैं जस्ट आगे। क्यों लगाते हैं? पीछे वाला जो वाल्व है वो तो क्या करता है, जैसे आपने गेट वाल्व आपने बंद कर दिया कंप्लीटली, तो आप ये बंद करते ही पानी बैक मारेगा। पानी बैक होगा तो वाटर हैमर के कारण क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा उसके अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज हो सकता है कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाए। जैसे ही आपने गेट वाल्व एकदम सडनली बंद कर दिया तो क्या होगा? पानी वापस जाएगा। वापस जाएगा तो इस वाले एंड पर तो पानी रहा ही नहीं ना, पानी नहीं है तो क्या है वहां पे? वो खींचेगा पानी, उसको पानी खींचेगा तो पाइप के ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ेगा? नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि एक तो वैसे ही हाइट पर है। तो नेगेटिव प्रेशर बनने का मतलब वैक्यूम क्रिएट होना। वैक्यूम क्रिएट होते ही कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हमारी कैविटेशन। कैविटेशन मतलब पाइप हमारा अंदर से खोखला हो जाएगा, अंदर से पार्टिकल झड़ने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हम इस वाले पॉइंट पर एक एयर वॉल लगा देते हैं। वो क्या करता है कि जो हमारी एयर है ना, वो क्या हो जाए? उसमें से बाहर निकल जाए। क्लियर है क्या नहीं? एयर उसके अंदर से बाहर निकल जाए, मतलब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा ना। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही वहां पर जो प्रेशर था नेगेटिव तो खत्म हो गया। कौन सा प्रेशर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपनी, तो किसी प्रकार की नेगेटिविटी जनरेट नहीं होगी। तो ये तो काम रहता है इसका, ठीक है। तो इसमें जनरली दो काम होते हैं हमारे। एक तो होता है एयर रिलीफ वाल्व बोलते हैं अपन इसको, एयर आउटलेट वाल्व भी कहते हैं। अगर आप इसका यूज कर रहे हो एयर को बाहर निकालने के लिए, तब तो बोलेंगे एयर रिलीफ वाल्व या एयर आउटलेट वाल्व। क्या करता है? एयर को कांटेक्ट में लाता है, जिससे कि वहां पर नेगेटिव प्रेशर नहीं बनता। सेम चीज अपनी यहां पर है। यहां पर हम जो वाल्व लगाते हैं, क्या करते हैं कि जो इस वाले पॉइंट पर जैसे ही आपने बंद किया तो यहां पर भी पानी यूं जाएगा, तो यहां तो बिल्कुल पानी बचेगा ही नहीं ना। पानी जब नीचे जाएगा तो इस वाले पॉइंट पर पानी बिल्कुल नहीं बचा। पानी नहीं बचा तो वैक्यूम प्रेशर जनरेट होगा। तो वैक्यूम प्रेशर जनरेट नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं? एयर को इसमें डालते हैं। एयर डालने का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कर देना। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में करते ही क्या हो जाता है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो जाता है और नेगेटिव प्रेशर नहीं बनता। तो ये यहाँ पर क्या बचा रहा है? पाइप को कोलैप्स होने से बचा रहा है, नेगेटिव प्रेशर से बचा रहा है। और यहाँ पर भी ये यही काम कर रहा है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? एयर को बाहर निकाल रहे हैं। दो इसके रीजन होते हैं। दोनों चीज़ों को आप अलग अलग समझना। देखो भाई, एक तो होता है हमारा एयर वाल्व जो होते हैं ना, बेसिकली तो होते हैं तीन। एक तो होता है एयर आउटलेट, एक होता है एयर इनलेट, और एक होता है हमारा एयर रिलीफ।
मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की। ये दोनों जो वाल्व होते हैं ना, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड, ये लगभग एक ही काम करते हैं। एयर आउटलेट वाल्व का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वॉल्व है वहां पर आपने जैसे खोला तो एयर के कांटेक्ट में आ चुका है, तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, जैसा कि इस पॉइंट की बात करें। और क्या होता है कि अगर जैसे ही आपने इसको खोल तो दिया, खोलते ही क्या है, पानी वापस गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया। एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, वहां पर प्रेशर जनरेट नहीं हुआ नेगेटिव। लेकिन जब आप इसको खोलोगे ना, तो यहां पर जो एयर जा चुकी है वो एयर इस पाइप के अंदर बहेगी। बहेगी तो क्या होगा, पाथ को क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। जब एयर पानी के साथ साथ बह रही है तो पानी की पाथ में क्या बाधा उत्पन्न करेगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें एयर बहे, नहीं चाहते, तो हमको एयर को बाहर निकालना है, तो हम एयर रिलीफ वाल्व लगाते हैं। अब हो सकता है मैं उसको यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पर एक वाल्व लगा दिया, ऊपर पाइप सा खड़ा कर दिया, उसमें से एयर जो थी पानी की वो एयर बाहर निकल गई। या हो सकता है मैं इसी का यूज़ करूँ, इसको खोलने से पहले यहाँ पर एयर वाल्व के द्वारा बाहर एयर को निकाल दूँ। पानी यहाँ से भेजा, यहाँ से भेज करके पानी यहीं से बाहर, सॉरी पानी नहीं, एयर यहीं से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना के रख रहा है, दूसरी बात क्या है, एयर को बाहर निकाल रहा है। तो ये खुद अकेला वाल्व दोनों वाल्व के काम कर सकता है, एयर आउटलेट और एयर रिलीफ वाल्व का। और एयर इनलेट वाल्व के लिए तो अपन को एयर को अंदर डालना है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ से यहाँ पर तो वाल्व लगाया था एयर को बाहर निकालने के लिए, आगे आप एयर डाल रहे हो तो वो पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। करेगा तो हम स्पेशली यहाँ पर एक आगे लगा देंगे ना एक वाल्व, कौन सा, एयर रिलीफ वाल्व। ठीक है ना। मैंने कहा ये वाल्व दोनों काम करता है, ठीक है, लेकिन ये वाल्व दोनों काम ही करेगा वो जरूरी नहीं है। इसको हम अलग से कहीं पर और भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया, एंडिंग पॉइंट पर लगा दिया हमने, तो एयर जो भी थी वो सारी बाहर निकल गई। ये अपने वाल्व होते हैं। ये तीनों मैंने आपको कवर करा दी। लास्ट इसके बाद अपना आता है वैली पॉइंट पर जो लगाते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। तो मैं लिख देता हूँ ये कौन सा वाल्व है हमारा, ये है हमारा एयर इनलेट वॉल्व। ये कौन सा है, एयर आउटलेट वॉल्व। ये कौन सा होता है, ब्लो ऑफ वॉल्व। और ये होता है हमारा चेक वॉल्व। इनके और भी नाम होते हैं, वो तो अपन डिटेल में लिखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे इस वाले वाल्व की, ब्लो ऑफ वॉल्व, इस वॉल्व को जैसे ही खोलेंगे ना तो कंप्लीट पानी निकल जाएगा, किस में से, पाइप में से कंप्लीट पानी बाहर निकल जाएगा। अब पानी, पाइप में से पानी बाहर क्यों निकाल रहे हैं हम, और दूसरी बात इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्यों लगा रहे हैं। पाइप में से पानी को बाहर इसलिए निकाल रहे हैं, पाइप की हो सकता है मुझे मेंटेनेंस करनी है, तो मेंटेनेंस करने के लिए पाइप को पहले पानी को बाहर निकालेंगे तभी तो मेंटेनेंस करेंगे। क्लियर है कि नहीं, मुझे कहीं पर लीकेज हो गया उसको सही करना है, तो पानी बाहर निकालेंगे तभी तो अपन वहाँ पर लीकेज को सही कर पाएंगे। तो पानी को निकालने के लिए अपन ये जो वाल्व है उसको लगाते हैं। ब्लो ऑफ मतलब पानी को बाहर निकाल देना। इसके और भी नाम होते हैं, ब्लो ऑफ या कट ऑफ, पानी बाहर, या और क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है ब्लो ऑफ, कट ऑफ वॉल या स्कार वॉल। स्कार का मतलब भी क्या होता है, पानी को बाहर निकाल देना। ठीक है ना, झाड़ू लगा देना एक तरह से। तो ये अपने तीन तरह के अपने जो होते हैं, तीनों एक ही चीज होती है हमारी, ब्लो ऑफ वॉल। इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट या वैली पॉइंट पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि पानी कंप्लीट यहीं पर तो रुकेगा, तभी तो कंप्लीट पाइप खाली हो पाएगा। अगर आपने इसको यहाँ पर लगा दिया और लीकेज हुआ है यहाँ पे, तो आप इस वाल्व को खोलोगे तो इतना पानी तो निकलेगा बाहर, ये वाला पानी तो बाहर निकला ही नहीं। इसलिए अपन इसको कहाँ पर लगाते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। लास्ट जो आता है हमारा वो आता है चेक वाल्व। तो चेक वाल्व क्या होता है भाई, चेक वाल्व हमारा वो वाल्व होता है जो पानी को एक ही डायरेक्शन में, पानी के फ्लो को एक डायरेक्शन में मेंटेन करता है। मतलब पानी ऐसे बह रहा है ना, तो पानी ऐसे ही बहेगा। अगर पानी वापस आना चाह रहा है तो ये वाल्व पानी को वापस नहीं आने देगा, एक ही डायरेक्शन में पानी के फ्लो को रखेगा। जैसे क्या होता होगा इसमें, इसमें सिंपली कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, इस तरह की एक पत्ती लगा देते हैं, ठीक, ये पत्ती लग रही है। अभी जो पत्ती है ना, ये ऐसे हो सकती है, ऐसे पानी ऐसे बह रहा पाइप में, ये पाइप में पत्ती फिट कर रखी है वाल्व के अंदर, तो ये पत्ती बिल्कुल हल्की हिंज होती है, यूं सीधी हो गई और पानी आराम से बह रहा है। जैसे ही पानी बैक करेगा तो पानी क्या है, पत्ती बिल्कुल हल्की तो होती है, ये यूं पत्ती यूं हो जाएगी। तो उसने क्या कर दिया, वापस नहीं जाने दे रही पानी को, इसलिए इसका नाम चेक वाल्व। चेक का मतलब गाइड कर रही है, ये पानी को रोक रही है, चेक वाल्व बोलते हैं। या रिफ्लक्स वाल्व, पानी को वापस भेज रही है, जो यूं आना चाह रहा था उसको दोबारा उसी डायरेक्शन भेज दिया, रिफ्लक्स वाल्व। यह इसका तीसरा नाम होता है NRV। शॉर्ट में आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसका नाम NRV बोलेंगे। NRV का मतलब क्या है, नॉन रिटर्न वॉल्व, पानी को रिटर्न नहीं होने देता ये।
तो इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। इसको अपन ट्यूबवेल पर भी लगाते हैं, पाइपलाइन में भी लगाते हैं, बहुत जगह लगाते हैं इसको, अपन पंप हाउस में भी लगाते हैं। तो ये होता है हमारा NRV। तो NRV क्लियर है आपको। तो देखो यहाँ पर लगा रखा हमने इसको बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर, यहीं पर। तो हो सकता है भाई कुछ फेल हो गया सिस्टम हमारा, पानी वापस इसमें जाना चाह रहा है पाइपलाइन में, तो क्या ही जाने नहीं देगा, पानी को यहीं पर रोक देगा। एक वाल्व और होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। वो क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है। किसी टाइम पे ऐसा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्रेशर से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आगे हमें खतरा है कि हमारी पाइपलाइन जो है फट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बीच में हमने एक वाल्व लगा दिया। वाल्व क्या, एक पाइप सा लगा करके हमने उसको बाहर निकाल दिया कि जो पानी है, भाई प्रेशर किसके कारण है, पानी के कारण ही तो है। अगर मैं पानी को बाहर निकाल दूं पाइप में से, तो प्रेशर निकल गया, प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो वो वाल्व हमारा क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। तो इन सभी वाल्व के बारे में अपन 1 बाय 1 डिटेल में लिखते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले आप इसको उतारो, फिर अपन 1 बाय 1 सभी के बारे में लिखेंगे। आप इसको उतार लो डायग्राम को, मैं इसे मिटाता हूँ, आप इस डायग्राम को उतारेंगे। पहला लिखेंगे हम गेट वॉल्व, या इसको स्लूस वॉल्व भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसके क्या क्या पॉइंट है भाई, इसे सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, जिससे कि इसे ऑपरेट करने में आसानी होती है। एक सेकंड, हमने इसका जो मेन यूज था वो तो लिखा ही नहीं, पहले उसे लिखेंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा 1 मिनट और लगेगी। गेट वॉल्व, या देखो भाई, चाहे मैंने डबल हो जाए, लेकिन नोट्स हमारे प्रॉपर बनने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो क्या, इसका यूज क्या है भाई, इस वॉल्व के द्वारा पानी के फ्लो को रेगुलेट व कंट्रोल किया जाता है। ठीक, पानी के फ्लो को अपन रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं इस वाल्व के द्वारा। इसका अपन लगाते कहाँ पर है, इस वाल्व को लगाया जाता है कहाँ पे, इसे सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है, जिससे कि इसे ऑपरेट करने में आसानी होती है। ये इसका रीजन होता है। दूसरा हमारा कौन सा है, एयर वॉल्व। उसमें 2 आते हैं, एयर आउटलेट या एयर रिलीफ वॉल्व। इस वॉल्व को गेट वॉल्व के जस्ट पहले लगाया जाता है, इसके द्वारा पाइप में ट्रैप्ड एयर को बाहर निकालते हैं, जिससे कि पानी के फ्लो में बाधा उत्पन्न
नहीं होती है। ठीक है भाई। और क्या है इसका यूज? इस वाल को जैसे ही अपन लगाते हैं तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक जितना भी हमारा नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने को था वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो पाइप है कोलैप्स होने से बच जाता है। इसकी सहायता से नेगेटिव प्रेशर डेवलप नहीं होता, वह पाइप कोलैप्स होने से बच जाता है। वही यूज हमारे उसके होते हैं, एयर इनलेट वाल्व के। इस वाल्व को गेट वाल्व के जस्ट बाद लगाया जाता है। इसके द्वारा पाइप में एयर पहुंचाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो एटमॉस्फेयर अपन मेंटेन करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया मौजूद तो क्या होगा, जिससे कि पाइप में नेगेटिव प्रेशर नहीं बनता है। क्लियर है भाई? तो ये अपने दो वाल तो हो गए और बाकी के और लिखते हैं हम। तो आप इसको उतारो भाई, आप इसे कंप्लीट को उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है हमारा ब्लो ऑफ वॉल, ड्रेन वॉल और स्काउर वॉल। तीनों का मतलब एक ही है। इसे पाइप के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगाया जाता है। ठीक, इसका यूज मेंटेनेंस के दौरान पाइप में मौजूद पानी को बाहर निकालने में किया जाता है। चौथा देखते हैं हम क्या, चेक वॉल्व या रिफ्लक्स वॉल्व या नॉन रिटर्न वॉल्व मतलब NRV।
तो भाई इस वाल्व का काम क्या है, ये क्या करता है, ये वाल्व पानी के फ्लो को एक डायरेक्शन में मेंटेन करता है, मतलब पानी को रिवर्स डायरेक्शन में आने से रोकता है। क्लियर है क्या नहीं? तो ये इसका केवल इतना सा यूज है। यह वाल्व पानी के फ्लो को एक डायरेक्शन में मेंटेन करता है, जिससे कि पानी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ पाता है। ठीक है भाई, और इसको कहाँ पर लगाते हैं जनरली अपन, इसे डिलीवरी पॉइंट पर, जहाँ से अपन पानी भेज रहे हैं ना, लास्ट पॉइंट, वहाँ पर लगाया जाता है। इसी का एक रूप होता है, उसको मैं लिख देता हूँ फुट वाल्व। सक्शन पाइप के एंड पर लगा चेक वाल्व ही फुट वाल्व कहलाता है। देखो भाई, ये हमारा, मान लो ये हमारी कोई रिजर्वायर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से पानी को आप खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो आप यहाँ पर आपने क्या लगा रखी है, मोटर लगा रखी है। तो खींच रहे हो तो भाई पानी को आप नीचे से ऊपर निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि क्या हुआ, मोटर हमारी बंद हुई तो जो पानी आपने उठाया था वो वापस नीचे चला जाएगा ही भाई, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, वो तो मोटर तो खींच रही थी, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही थी, इसलिए तो हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते कि पानी नीचे जाए जो उठ चुका है, तो यहाँ पर हम एक वाल्व लगा देते हैं। कौन सा, ये चेक वाल्व लगा देते हैं। चेक वाल्व लगा दे तो क्या हुआ, जैसे ही पानी नीचे जाना चाहेगा तो पत्ती जो थी वो बंद हो गई, पानी नीचे नहीं जाएगा। इस वाल्व को, जिसको हमने कहाँ लगा रखा है, सक्शन पाइप में, सक्शन मतलब जो पानी खींच रहा है, सक्शन पाइप के एंड पर जो हमने वाल्व लगा रखा है ना, ये चेक वाल्व ही तो है, बस इसका नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि चेक वाल्व को हमेशा किस में लगाते हैं, डिलीवरी पाइप में लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में, ठीक। और इसको आप किस में लगा रहे हो, खींचने वाले में लगा रहे हो, तो इसका नाम चेंज कर दिया, क्या बोल दिया, फुट वाल्व, की उसको हम कहाँ पर, फुट पर, बॉटम पर लगा रहे हैं। तो फुट वाल्व भी क्या होता है, एक चेक वाल्व ही होता है, लेकिन कहाँ पर लगाया जाता है इसको, सक्शन पाइप के एंड पर, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 हो गए। चलो 5वां भी लिख लेते हैं, जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है ना, वो भी अपन लिख देते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में लिख देते हैं। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, इस वाल्व के द्वारा अपन क्या करते हैं, पानी का प्रेशर अधिक होने पर इस वाल्व के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि पाइप में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। पानी का प्रेशर अधिक होने पर इस वाल्व के द्वारा पानी को पाइप से बाहर निकाला जाता है, जिससे कि पाइप में प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है क्या नहीं। तो प्रेशर रिलीफ नाम में लिखा हुआ है, प्रेशर को रिलीफ करना, प्रेशर को कम कर देना। तो ये वाल्व कौन सा होता है, ये वाल्व वो होता है
जो पाइप से पानी को बाहर निकालता है, ठीक है ना, पानी बाहर निकलते ही प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है। तो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वाल्व थे वो कंप्लीट हो गए। तो इस यूनिट के जो हमारा टॉपिक थे, एक तो हमारा पाइप कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वाल्व कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब जो बात आती है हमारे किस चीज़ की, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप किस तरह से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे पाइप को बिछाते हो। तो अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लेआउट के, मतलब बिछाने के। कौन कौन से, जैसे ग्रिड आयरन सिस्टम हुआ हमारा, डेड एंड सिस्टम हुआ, ट्री सिस्टम जिसे बोलते हैं अपन, या रेटिकुलेटेड सिस्टम हुआ, या हमारा रेडियल सिस्टम हुआ, या रिंग सिस्टम हुआ, या सर्कुलर सिस्टम हुआ। जितने भी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इन चारों को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।